चौंक गया? जी नहीं, उन्हें हमारे सामने पेश करने का श्रेय जाता है गौरव शर्मा जी को। वहीदा इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें वहीदा जी के 12 चरित्रों के बारे में कविता में बताया गया है। ये 12 चरित्र 12 फिल्मों से लिए गए हैं। इस तरह का प्रयोग करने के लिए हम गौरव जी को बधाई देते हैं। गौरव जी गाजियाबाद में मैथ्स के टीचर हैं। उनकी 5 नॉवेल्स चुकी हैं, इंग्लिश में लिखी हैं उन्होंने। तो चलिए श्रोताओं, हम सब मिलकर गौरव जी को लखनऊ रेडियो के इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। गौरव जी, आपका लखनऊ रेडियो के स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए समय निकाला। हम उसके लिए आपका धन्यवाद फिर से कहते हैं। आपका धन्यवाद। मैं यहाँ पर आना अपना सौभाग्य समझता हूँ। जी, अब वही हो गई लखनऊ वाली बात, पहले आप कि हम आपका स्वागत करें, आप हमारा स्वागत करें। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे रेडियो बिना श्रोताओं के कुछ नहीं है, वैसे श्रोताओं के लिए भी रेडियो जरूरी है। और इसी बात पे गौरव जी, आपको हम खास तौर से इस समय लेकर आए हैं क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा, मुझे जो लगा कि आपने बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। वहीदा जी हमारे फिल्म जगत की बहुत नामी गिरामी हस्ती हैं। आज भी उनका उतना ही नाम है जितना पहले था। आज भी वो उतनी ही श्रद्धा की पात्र हैं। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आप कविता लिखेंगे, और वो वहीदा जी के चरित्रों को लेकर? 2013 में मेरा जब पहला इंग्लिश नॉवेल छपा था, लव एट एयरफोर्स, जो मैंने अपने फादर को डेडिकेट किया था। जी। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू माई फादर फ्रॉम मी। अच्छा। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो आफ्टर हिज रिमाइज इन 2007 आई डिसाइडेड टू पे ट्रिब्यूट टू हिम बाय राइटिंग ए नॉवल। तब से लेकर फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में नॉवेल्स छप रहे थे, और हर बार, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी हिंदी में लिखता था, हम्म। तो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे या पूछते थे बार बार कि आप कब हिंदी में कब लिखेंगे, हिंदी में कब लिखेंगे। तो अभी पीछे जब मेरा लास्ट जुलाई में लास्ट नॉवेल आया था, इट ऑल हैपेंड इन ए स्कूल, अच्छा। दैट वाज माय फिफ्थ नॉवेल। तो मैंने अपने एक बहुत अच्छे रीडर से ये प्रॉमिस कर दिया था कि नेक्स्ट बुक विल बी इन हिंदी। अच्छा। तो मैं उसके बारे में काफी कुछ सोच रहा था, तो एक दिन मुझे ऐसे ही ये ख्याल आया कि वहीदा जी के ऊपर कुछ लिखा जाए। वहीदा जी के ऊपर मैंने 5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था अच्छा। अपने ब्लॉग पर, और वो वहीदा जी ने रीट्वीट किया था मेरा। जब मैंने उसका लिंक ट्वीट किया था हाँ अपने एंड हाँ। पर, तो वहीदा जी को मैंने टैग किया था और वहीदा जी ने उसे रीट्वीट किया था। अच्छा। तो वही एक दिन मेरे सामने आया, और मुझे लगा कि यार अब काफी टाइम हो गया वहीदा जी के ऊपर लिखे हुए, तो कुछ वहीदा जी के ऊपर ही लिखता हूँ। तो वो आपकी और फेवरेट है मुझे लगता है। हाँ जी, बिल्कुल मेरी बहुत फेवरेट है। और हम्म। अगर वहीदा जी तक ये प्रोग्राम, मेरी आवाज पहुंचे, तो मैं यहीं से वहीदा जी को चरण स्पर्श कहना चाहता हूँ। अरे वाह। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की एक्चुअली इस किताब के छपने से पहले कि वहीदा जी से हमारा संपर्क हो जाए, लेकिन हम्म। काफी कोशिशों के बाद भी हम उन तक पहुंच नहीं पाए। हाँ। मुझे उम्मीद है कि किताब एक दिन उन तक जरूर पहुंचेगी। वेरी गुड। आप अ, इसको सोशल मीडिया पर वो करिए ना। काफी कर रहे हैं हम लोग। हाँ। चल रहा है, और अभी आने वाले पुस्तक मेले में भी इसका विमोचन होगा। अच्छा, जो तो प्रगति मैदान में होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गुड गुड। जनवरी में हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। तो वहीं से ये ख्याल आया, और ये किताब मैंने महज 20 या 25 दिनों में लिखी है। अच्छा। काफी जल्दी, मतलब क्योंकि फिर एक बार सोच लिया था तो फिर रहा नहीं गया, और मैं लिखता ही चला गया बस। कविताओं का झरना बहता चला गया। हाँ जी। बहुत अच्छे। तो आपने सबसे पहले कौन से वाले कैरेक्टर को लिया? सबसे पहले मैंने खामोशी लिखा था, लेकिन खामोशी। इस किताब में खामोशी थोड़ा पीछे है। अच्छा। लेकिन मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने पोएम्स लिखी थी, उस सीक्वेंस में इस बुक में नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी सीक्वेंस से बताइए जैसे आप पसंद करते हैं। वहीदा जो
पुस्तक है वो स्टार्ट तो होती है वहीदा जी के लिए, मैंने एक उसमें पोम लिखी है, वहीदा जी के लिए एक कविता लिखी है छोटी सी। जी उसका शीर्षक भी वहीदा ही है। उसकी कुछ पंक्तियां, मैं प्रारंभिक जी जी पंक्तियां यहाँ जी पर कहना चाहूंगा। बिल्कुल शायद। अ, नौ रसों की व्याख्या कर सकने में सक्षम आंखें, जिनमें जब काजल लगता तो दूर तक इठलाता रहता हो, उनसे रिश्ते चमकीले काफियों को पीने के लिए उतावली भौहें आंखों के मुहाने तक आती हों, माथे के दोनों किनारों पर आयत बनाते बाल गूंथे हों तो कमर से नीचे पहुंच जाते हों, जैसे प्रणय गीतों के अंतरे हवा को चिढ़ा रहे हों। बेबस हवा बिचारी बस दो लटों को ही भड़का पाती हो, वो लटें कानों पर पताका सी लहराती हों, होंठ जैसे अर्जुन ने गांडीव दे दिया हो उपहार में, सीधी नाक मानो उस धनुष पर ब्रह्मास्त्र रखा गया हो। पात्रों को पर्दे पर सजीव करके कितने ही सपनों की नायिका बनी हो तुम, नाम से ही नहीं अपने हुनर और शख्सियत से वहीदा बनी हो तुम। यह बताना चाहूंगा वहीदा का अर्थ होता है आदित्य, यूनिक। ओह, तो ये कविता की कुछ पंक्तियां थी बस ये। हाँ जी। वहीदा रहमान तो सुन के खुश हो जाएंगी देख के। वो मेरा आर्टिकल पढ़ के भी बड़ी खुश हुई थी। हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने रिप्लाई भी किया था पर्सनली और रिट्वीट भी किया था। जी। अ, तो इसके बाद की फिल्म? इसके बाद पहली कविता जो है किताब में वो है काला बाजार। काला बाजार बहुत अ, अच्छी फिल्म थी। व्यक्तिगत रूप से जो काला बाजार में वहीदा जी का किरदार था अलका, हम्म, वो मेरा उनकी सभी फिल्मों में मेरा पसंदीदा, सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार था। वाह। अभी भी है, मतलब काला बाजार मैंने कई बार देखी है। हम्म। और उसमें जो वो एक आदर्श स्त्री बनी है और वो शांत थी। सिद्धांतों वाली, हाँ जी, सिद्धांतों वाली स्त्री बनी है, वो मुझे हम्म, बड़ा पसंद है उनका। अ, तो अलका ही, इस कविता का शीर्षक भी अलका ही है। जी अ, कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा मैं। जी जी। मधुशाला की दीवार की ईंटों के बीच से तुलसी का एक पौधा उग आया हो जैसे, मधुशाला की दीवार की ईंटों के बीच से तुलसी का एक पौधा उग आया हो जैसे, डरावनी काली घटाओं को चीर कर सूरज निकल आया हो जैसे, सूने आसमान पर चिट्टे बादलों के फूल बिखर गए हों जैसे, मन में कोलाहल हो और मंदिर में मंजीरें बज जाएं जैसे, अलका ऐसी थी जैसे पत्तियों से छनती धूप आती है, जैसे धुंधली भोर में सूरज की बाट ज्योति कोयल गाती है, बदबूदार कीचड़ में कमल का खिलना, ऐसा ही था रघुवीर का अलका से मिलना। हम्म, ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं कविता की। पूरी जी। कविता तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यहाँ पर। हाँ जी हाँ, आप उतना ही सुनाइए जितना हम्म, संभव हो रहा तो ये अलका के लिए है, काफी लंबी कविता है, इसकी है। मैंने जी प्रारंभिक पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी हैं। जी और अलका जैसे रघुवीर जो देवानंद जी का किरदार था जी फिल्म में, जी। उनके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देती है। वो बदल पहले देती है। काला बाजार करते थे और अलका जी से मिलने के बाद वो अपना बदलते गए धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक मुझे लगता है कि एक आदर्श स्त्री ऐसी होती है। काला और वो बाजार का एक गीत मुझे बहुत याद आ रहा। बड़ा मशहूर गीत हुआ करता था गीता दत्त जी का। गीता दत्त जी का काला बाजार का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सच हुए सपने मेरे, वो तो मुझे लग रहा है लता नहीं मंगेशकर जी की आवाज में है। नहीं नहीं। चलिए हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हम आपकी कविताओं की बात कर रहे हैं। हाँ जी। इसके बाद की कविता आपकी किस किरदार को लेकर है? तीसरी कसम। तीसरी कसम, वाह। मैं एक्चुअली ये जो वहीदा जो पुस्तक है उसमें 12 फिल्मों के जो किरदार हैं, हर फिल्म के लिए मैंने एक दो पंक्तियों का मुक्तक लिखकर फिल्म की हल्की सी कहानी और उसमें वहीदा जी के किरदार के बारे में एक शीर्षक नुमा एक दो पंक्तियां हर कविता के साथ वाह, है पहले। बहुत खूब बहुत तो खूब। तीसरी कसम के लिए मैं वो दो पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो हाँ मैं जी हाँ आपको यहाँ जी पे हाँ, कहना चाहूंगा। सुनाइए। अ, आरती का दिया थी तीसरी कसम की हीराबाई, हम्म। आरती का दिया थी तीसरी कसम की हीराबाई, हीरा मन की हो गई थी
बस कह ही ना पाई। वाह। तो ये कविता का एक शीर्षक नहीं है, बस एक उसके इंट्रोडक्शन बारे कह में लीजिए। है, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हाँ। कविता का शीर्षक है अनकही प्रीत। राइट। अ, कुछ पंक्तियां पेश हैं। जी, इरशाद। हीरामन ने कहा था, ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, बच्चों जैसी महीन। सच था, हीराबाई के मुंह में चाशनी थी, शब्दों की लय भी रिश्ते उगा लेती है, वो आवाज इसी की बानगी थी। किसी से घड़ी दो घड़ी बोल ले तो मन के सारे घाव भर जाएं, मायूस हो अगर कोई, उसे भी जिंदगी से प्यार हो जाए। दो कसम उठा चुके हीरामन की छप्पर वाली बैलगाड़ी में, जब पाजेब छनछनाई, कुमली घास पर मानो ओस बरस गई हो, मैं तुम्हें मीता पुकारूंगी। कौन होता जो उस आवाज से यह सुनकर बह न जाता, लोहा भी होता तो पिघल कर चरणामृत हो जाता। हीरामन की गाड़ी में हीराबाई का घुटनों पर कोहनी टिकाकर बैठना, हथेलियों को कांधे पर गिरा देना और भोले भाले हीरामन की बातें आंखों से सुनना, सूखी मिट्टी को जैसे पानी मिल गया हो, तृप्ति के बुलबुले उठते हो, मिट्टी धीरे धीरे सिंचती हो। ये कविता अब मैं थोड़ा कुछ छोड़कर पढ़ना पढ़ता हूँ। जी, जी, जी। रेलगाड़ी की खिड़की से निहारती हीराबाई की आंखों में हीरामन की हीरा देवी बन जाने की कुचली हुई चाह फूकी होगी। ये फिल्म का अंत है, जब हीराबाई छोड़कर जा रही होती है वो जी। गांव। तो रेलगाड़ी की खिड़की से निहारती हीराबाई की आंखों में हीरामन की हीरा देवी बन जाने की कुचली हुई चाह फूकी होगी। वक्त भी चाहता होगा हीराबाई को रोक ले, उसके मन से भी एक आह फूटी होगी। बैलों को मारने को हाथ उठा तो हीरामन के कानों में हीराबाई की आवाज गूंज गई थी, मारो मत। वही प्यारी सी महीन आवाज। हीरामन के हाथ रुक गए थे, पुतलियों से लिपटे आंसुओं को बचानी थी आंखों की लाज, मुहाने पर ही ठहर गए थे। काश हीरामन इतना भोला ना होता, उसे तीसरी कसम न लेनी पड़ती। काश ये अनकही प्रीत जगी न होती, हीराबाई हीरामन से मिली ना होती। बहुत खूब। बहुत खूब। बड़ी अच्छी तरह आपने उस कहानी को अपनी कविता में उकेर दिया। और धन्यवाद। तो ये जो हमारा कविताओं का सिलसिला है, वहीदा जी की फिल्मों से होकर गुजरता हुआ, श्रोता, सारे श्रोतागण से मैं पूछ रही हूँ, आप सबको कैसा लग रहा है ना एक नया प्रयोग? और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए, तो हम अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। गौरव जी। अगली फिल्म कागज के फूल। जी, वो भी बहुत अ, मशहूर। उसका इंट्रोडक्टरी मुक्तक पढ़ता हूं मैं, जी। जो परिचय देता है फिल्म का और किरदार का। जी। खिला न मुरझाया न महका, हमेशा रहा सिसकता, शांति और सुरेश का कागज के फूल जैसा रिश्ता। क्या बात है। खिला न मुरझाया न महका, हमेशा रहा सिसकता, शांति और सुरेश का कागज के फूल जैसा रिश्ता। शांति वहीदा जी का किरदार है और जी, जी। सुरेश गुरुदत्त जी का। गुरुदत्त। हाँ जी। कविता का शीर्षक है आखिरी खत। मेरे मरने की खबर, ये कविता मैं बताना चाहूंगा, ये कविता मैंने गुरुदत्त जी के जो किरदार है सुरेश, जी, उसके हिसाब से लिखी है। हाँ मतलब मैं उसमें उसके सुरेश के मुंह से ये कविता लिखी गई है। जी, जी। आखिरी खत। मेरे मरने की खबर जब मिले तुमको, एक कमरे में कुछ देर को समेट लेना खुद को। अ, अगर जिन लोगों ने ये फिल्म देखी होगी उन्हें पता होगा कि इस फिल्म का जो अंत होता है उसमें गुरुदत्त जी का किरदार है सुरेश, वो मर जाते हैं वो। हम्म। तो ये वहीं से कविता मैंने ली थी, काफी सोचने के बाद। मेरे मरने की खबर जब मिले तुमको, एक कमरे में कुछ देर को समेट लेना खुद को, मूंद कर आंखें अपनी दो आंसू गिरा देना, दुख हुआ है तुमको बस इतना बता देना, हौले से एक बार मेरा नाम बुदबुदा देना, दिखावे को ही सही दो फूल चढ़ा देना,
फिर मन में दोहराना वही मेरी वही कविता जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है। जानता हूं तुमने बहुत बार पढ़ी है, पर आखिरी बार कुछ इस तरह पढ़ना जैसे पिंडदान के समय पुरखों को याद करते हैं। हर शब्द को महसूस करना, हर पंक्ति का तर्पण कर देना। वो शब्द जानते हैं तुम्हारे लिए रचे गए थे, नील थे, निष्पाप थे, पर मेरे भाग्य से जुड़े हुए थे, वो भी तो चले गए थे। कुछ इस तरह पढ़ना, हर शब्द को मोक्ष मिल जाए, कवि को मिले ना मिले, कविता को मुक्ति मिल जाए। तो ये इसकी कुछ पंक्तियां थी। आखिरी खत। बहुत सुंदर लिखा आपने। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उसको महसूस करते हुए। बहुत सुंदर है ये सारी महसूस करने की ही बात है। कितनी खूबसूरती से सुरेश ने अपने दिल की बात करी और उसी बात को आपने कितनी अ, और भी लाजवाब ढंग से कविता में पिरोया। बहुत आभार आपका। जी। इसके बाद इसके बाद नीलकमल। वाह। अ, आप चित्रसेन। मैं प्रारंभिक परिचय वो मुक्तक पढ़ रहा हूँ। हाँ, जी बताइए, आप जी कुछ जी। कह रहे थे। मैं ये कह रही थी कि आपकी इतनी अच्छी आपने चुन चुन के फिल्म्स उठाई हैं और मेरे सौभाग्य की बात ही कहूंगी कि ये सारी ही फिल्म मैंने देखी हुई है, सारी फिल्में। जो जैसे आपने ये फिल्में देखी हुई है, जिन भी श्रोताओं ने ये फिल्म देखी होगी उनको ये कविताएं बिल्कुल सटीक लगेंगी। हाँ, बिल्कुल सटीक लगेंगी, और उन्हें भी लगेगा कि शायद मतलब वो फिल्म दोबारा से देख रहे हैं। जी हाँ, उसे आपकी हर कविता से एक रिश्ता जुड़ता जा रहा है। हाँ। अ, तो नीलकमल है, उसका परिचायक मुक्तक है। चित्रसेन के मन महल से साकार हुआ था रंग महल। चित्रसेन के मन महल से साकार हुआ था रंग महल। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में उलझी थी नीलकमल। अ, कविता का शीर्षक है मैं तुम्हारा हम्म। चित्रसेन हूँ। हम्म। चित्रसेन इसमें राजकुमार जी थे, जी। और नीलकमल वहीदा रहमान जी का पहले पूर्व का जन्म था। था। हाँ जी। पूर्व जन्म था, हाँ। हाँ। तो चित्रसेन जी के तरफ से है कविता ये। चित्रसेन जी लिख रहे हैं। तुम्हारी हर धड़कन को वरदान माना है, तुम्हारी मुस्कान मेरी सांसों का बंधन पुराना है। उलझे थे हमारे प्रारब्ध जन्म मरण के बही खातों में, कितने ही बरस पुकारा है तुम्हें मेरे गीतों ने। कभी चौमासे की बरसातों में, कभी रजनीगंधा, कभी पारिजातों में। वाह। रंग महल की बूढ़ी ईंटें ओस पीती थीं। रंग महल की बूढ़ी ईंटें ओस पीती थीं। मैंने जो बनाई थी तुम्हारी मूर्तियां, उनमें मेरी रूह जीती थी। युगों युगों के भोर के इंतजार में जागती रैन हूँ। नील कमल सुनो, मैं तुम्हारा चित्रसेन हूँ। तो ये कविता है। काफी लंबी कविता है। जी। चित्रसेन नीलकमल को संबोधित करते हुए ये कविता कह रहे हैं। हम्म। और वो जो उनकी रूह भटकती है, आत्मा भटकती है, उसमें वो क्या क्या सपने संजोते हैं कि नीलकमल से जब उनका मिलन होगा तो वो कैसे अपना जीवन जिएंगे, हम्म। वो सब इस कविता में है। जी। हाँ जी। अगली कविता बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगली कविता है खामोशी, जो मेरी तो सारी पसंदीदा है, लेकिन इसमें इस कविता को लिखने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। और ये कविता भी जो फिल्म में खामोशी फिल्म, क्योंकि मेरी वहीदा रहमान जी की काला बाजार के बाद सबसे फेवरेट फिल्म यही है। राजेश खन्ना जी का जो किरदार था उसके उस वो इस कविता को कह रहे हैं। अच्छा। अ, राधा के लिए, राधा वहीदा रहमान जी का किरदार था, जी क्योंकि हाँ। राधा जो वहीदा जी थी इस फिल्म के अंत में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। हाँ। राजेश जिस खन्ना तरह जी। से उन्होंने वो नर्स का किरदार निभाया था, हाँ जी। औरों की भावनाओं की मार झेलते झेलते हाँ जी। खुद ही वो बेचारी अपना भावनात्मक संतुलन खो देती है। हाँ जी, तो राजेश खन्ना जी उसी राधा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। कविता का शीर्षक अभी बताऊंगा, पहले मैं जरा परिचायक मुक्तक पढ़ दूं। ठीक ठीक। नर्स का कर्तव्य या भावनाएं, नर्स का कर्तव्य या भावनाएं, कौन था दोषी। राधा के मन के भीतर चीखती थी खामोशी। ये इसका परिचायक वाह। मुक्तक है। हम्म। हम्म। राधा तुम अच्छी हो जाओ, कविता का शीर्षक है।
हम्म। तो अरुण राजेश खन्ना का किरदार था इसमें। राधा, मैं अरुण हूँ, तुम्हारा अरुण, वही जिसकी लड़खड़ाती लौ को तुमने अपने आंचल से ढक लिया था, वही जिससे बिन बताए बिन जताए तुमने सच्चा प्यार किया था। रोज सूरज से गुहार लगाता हूँ कि आज उगना तो मेरी राधा को अच्छा करके जाना। तुम देव को जन्मदिन पर मेघदूत देना चाहती थी, हम्म। देखो अब मैं राह तकता हूँ कि कोई मेघदूत आए और मेरी राधा के अच्छी होने की खबर लाए। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो एहसास होता है कितना गलत लिखा था मैंने। राजेश खन्ना इस फिल्म में कवि होते हैं हम्म। और वो गीत लिखते हैं, वो हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। हम्म। तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो एहसास होता है कितना गलत लिखा था मैंने। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हम्म। प्यार को नाम न देना, कुछ ना कहना, जाती है खुद से भी दूसरे से भी। हम्म। सुलेखा से हार कर जब मैं तुम्हारे पास आया था, तब तुम देव को जिताकर खुद हारी हुई थी। हम्म। तुम्हारी छलकती आंखों में तलाश छलकती थी, तुम्हारी पीछे घुटन रिसती थी। मेरी माँ की तरह चौड़े बॉर्डर की साड़ी पहनकर जब तुम मुझसे मिलने आती थी, मुझे तुम में अपनी नई कविता दिखती थी। ये कविता है और पूरी तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं यहाँ पर। जी जी। तो आपकी कविताओं में सच में हर एक में और खास तौर से अगर जिन लोगों ने फिल्में देखी होंगी ये फिल्म्स, तो वो जरूर रिलेट कर पाएंगे और वो तस्वीर फिर से आंखों के सामने आएगी। कोशिश ऐसी की है कि फिल्म में जो कहानी कहती है वो कुछ हो और कुछ कहानी को एक्सटेंड करते हुए लिखा है। तो जी। जैसे ये जो खामोशी फिल्म की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें राजेश खन्ना इंतजार कर रहे हैं राधा के अच्छा होने का, कि हम्म। कब राधा अच्छी हो और कब वो अ, उनसे मिल पाए। जी। हाँ जी। अच्छा, तो हम तो आराम से एक के बाद एक सुन रहे हैं और बड़ी उत्सुकता लेकर कि अब आप किस फिल्म को चुनोगे, अब आप किस किरदार को सामने लेकर आएंगे। अगली फिल्म गाइड है। जी। एपिक फिल्म मानी जाती है वो बिल्कुल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। बिल्कुल। अ, उसके बारे में अभी भी कहा जाता है कि वो फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म थी। और मैं कल ही पढ़ रहा था गाइड के बारे में, बड़ा मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ। किताब छपने के बाद ही मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि गाइड फिल्म हॉलीवुड के लिए इंग्लिश में पहले, हिंदी से पहले रिलीज हो गई थी। हाँ हाँ। और हाँ जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, मैंने उसके कुछ क्लिप्स भी देखे, बड़ा खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ। वहीदा जी भी इसमें इंग्लिश बोल रही थी। हम्म। हाँ जी। तो गाइड फिल्म है, उसका परिचायक मुक्तक है, मार्को के शोषण और राजू गाइड के स्वार्थ से हारी थी। मार्को के शोषण और राजू गाइड के स्वार्थ से हारी थी। नलिनी ने बड़े जतन से सपनों की बगिया सवारी थी। नलिनी वहीदा जी का किरदार था, रोजी जी। था, उसके बाद चेंज करके उन्होंने अपना नाम नलिनी कर दिया था जब वो हम्म। डांसर बन गई थी। हम्म। तो कविता का शीर्षक है नलिनी। हम्म। बादलों की कैद में एक बूंद थी, अपने सपनों को जीना चाहती थी। एक दिन चलती हवा की धुन पर थिरकने खूब बड़ी, खूब बही, खूब शोहरत पाई। ओ बूंद क्या सोचती थी तुम जब बादलों से चली थी? मन में सपनों की गुदगुदी थी या चिंताओं की खलबली थी? सुख तो बहुत था बादलों के हरम में, पर जीवन नहीं होता जीने के भ्रम में। सुख तो बहुत था बादलों के हरम में, पर जीवन नहीं होता जीने के भ्रम में। तुम चली तो हवा भी मीत बन गई, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी जीत बन गई। आदर्शों की ठिठुरन से सिकुड़ती हुई, सपनों की सिहरन से लरजती हुई। घुंघरू पहन कर तुम दीवानी हो जाती थी, तुम थिरकती थी तो अप्सराएं भी लजाती थी। तुम रोजी भी थी और नलिनी भी, मैं तुम्हें नलिनी बुलाऊंगा। जीवन की जटिलताओं के दलदल में अपने विश्वास से खिली थी, तुम सचमुच नलिनी ही थी। तो ये कविता की कुछ प्रारंभिक पंक्तियां थी। बहुत लाजवाब, बहुत 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 खूबसूरत कविता। गौरव जी, आप सच में, आपने पूरा पूरा न्याय किया है इस मैंने विषय कोशिश को की है, लेकर। आप ये बात कह रही है तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। जी, बहुत सुंदर। नहीं,
सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हर किरदार को आपने उसी तरह से उकेरा है जैसा होना चाहिए। ये किसी एक के लिए नहीं, अलग अलग किरदारों के लिए। हम्म। जी। तो अब इसके बाद। उसके बाद प्यासा। वाह। प्यासा में एक अजीब वैश्या थी, नाम था गुलाबो। हम्म। प्यासा में एक अजीब वैश्या थी, नाम था गुलाबो। कबाड़ी से खरीद लाई थी एक शायर का दीवान वो। हम्म। जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, उसमें गुलाबो जो वहीदा रहमान जी थी, वो 10 आने में गुरुदत्त जी का दीवान कबाड़ी से खरीद कर ले आती हैं। हम्म। हाँ, कविता का शीर्षक है वैश्या और शायर। इसकी मैं कुछ प्रारंभिक पंक्तियां पढ़ूंगा और कुछ अंत की पंक्तियां ठीक पढ़ूंगा। ठीक ठीक है। हाँ, बादल निचोड़ कर पी लेती थी, मन मसोस कर जी लेती थी। बादल निचोड़ कर पी लेती थी, मन मसोस कर जी लेती थी। ये कविता गुलाबो कह रही है। अच्छा। हाँ जी, गुलाबों के मुख से कविता बह रही है ये। हम्म। बादल निचोड़ कर पी लेती थी, मन मसोस कर जी लेती थी। थोड़ी सी आग को तरसते कच्चे पापड़ सा दिन होता था। थोड़ी सी आग को तरसते कच्चे पापड़ सा दिन होता था, उससे ही मन भर लेती थी। अपनी ही भाप से गल गई रोटी सी रात होती थी, लिजगिजे वजूद से समझौता कर लेती थी। अपनी ही भाप से गल गई रोटी सी रात होती थी, लिजगिजे वजूद से समझौता कर लेती थी। मन कराहता रहता था, तन छटपटाता रहता था। नुचे हुए शरीर के घावों से आंसू रिसते रहते थे। आईना देखूं तो मांस के लोथड़े दिखते रहते थे। क्योंकि वो एक वैश्या थी, इसलिए ऐसी पंक्तियां चल रही हैं। राग का वजूद नकार दिया जाता है, कभी उड़ा दिया जाता है, कभी बहा दिया जाता है, लेकिन हथेली में अगर कोई उठा ले एक बार, कालिकों का गुबार रह जाता है। शब्द जुड़े तो चौपाई दोहा सोरठा। शब्द जुड़े तो चौपाई दोहा सोरठा। ईंट जुड़े तो मंदिर घर कोठा। हर कहीं औरत ही सजती है, देवी बीबी वैश्या। ये कुछ प्रारंभिक पंक्तियां थी। कुछ अंत की इस कविता की पंक्तियां मैं पढ़ना जी चाहूंगा। जी जी जी। कविता जहां समाप्त होती है। अब ये प्यासा का अंत में जब गुरुदत्त जी और गुलाबो एक हो जाते हैं, तब मतलब जो प्रारंभिक पंक्तियां थी वो तब है जब गुलाबो अकेली है, और अंतिम पंक्तियां वो हैं जब वो गुरुदत्त जी मतलब प्यासा जो उनका किरदार था उनके साथ है। अ, अब आशावादी पंक्तियां चल रही हैं यहाँ पर। अब जी रात की रोटी जी। नहीं गलती, हम्म। दिन का पापड़ पूरा सिकता है। हमारी मोहब्बत उम्मीद से है, विजय मेरे लिए नज़्में लिखता है। अब रात की रोटी नहीं गलती, दिन का पापड़ पूरा सिकता है। हमारी मोहब्बत उम्मीद से है, विजय मेरे लिए नज़्में लिखता है। आज उसने लिखा है, जब भी मिलो मुस्कुराते हुए मिला करो हमसे। आंखों में जुगनू समेट कर मिला करो हमसे। बीती रात सपने में तुम्हारी नम थी क्यों आंखें, सूखे आंसुओं की लकीरें करती थी क्यों बातें। तो ये पंक्तियां हैं कविता जहां पर अंत हो रही है। मैंने तो कुछ छोड़ा है, मतलब पूरा नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ। इतना हाँ जी। लंबा भी नहीं हो पाएगा हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी। ठीक है। तो ये प्यासा फिल्म से था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो हर हर कविता को आपकी सुंदर तो बोलती जा रही हूँ, क्योंकि हर कविता ही सुंदर लग रही है। ये बहुत सौभाग्य है मेरा, बहुत आभार आपका, जी नहीं और नहीं, बहुत आप बहुत लिख रहे हैं अच्छा। बहुत प्रोत्साहन भी रहेगा ये मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पहले हिंदी संग्रह है, हिंदी काव्य संग्रह। अब इसके तक बाद तो इंग्लिश आप में तहलका मचाएंगे इसका मतलब। नहीं, अभी किसी से बातचीत हो रही थी, मेरे एक हाँ मित्र जी। हैं, तो हाँ जी। बातचीत हो रही थी, तो ऐसी बात हुई कि आपने वहीदा रहमान जी को क्यों चुना। मैंने कहा क्योंकि मेरी पसंदीदा है इसलिए। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं, एक बात और होती है कि जो फीमेल जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनके बारे में या महिलाओं के बारे में लिखना ज्यादा आसान होता है कविताएं, आसान होता है। क्योंकि उनके लिए काफी कुछ लिखा जा सकता है, उनकी आंखों पर लिखा जा सकता है। हाँ, तो सुंदरता ही बहुत। तो कितनी मैंने कितनी उसको चीज। ऐसे ऐसे
एक चुनौती के रूप में लिया है। मैंने उनसे कहा कि मैं अब अगर मैं कभी अगला लिखा ऐसा, हम्म। तो मैं देवानंद जी पर या धर्मेंद्र जी पर लिखना चाहूंगा। ओहो। ये मुझे मैंने एक चुनौती के रूप में लिया है उसको। देखता हूँ अच्छा। मुझे कब समय मिलेगा इसका, या क्योंकि ये जो ये सब चीजें होती है ना, कविता, ये आप चाह कर नहीं लिख पाते। नहीं, हाँ, ये, हाँ अपने आप बिल्कुल। भाव आते हैं मन में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। तो बट मैं लिखूंगा अब ये उसको मैंने चुनौती के रूप में लिया है, तो लिखूंगा तो किसी पुरुष पर ही लिखूंगा। जी। हाँ जी। तो छोटी छोटी कुछ पंक्तियां आगे की कविताओं में सुना पाऊंगा। मुझे 8वीं कविता है ये। बात एक रात की। जैसे बदलियां चुरा लें चांदनी चांद की, जैसे बदलियां चुरा लें चांदनी चांद की, रूठी हुई कहानी थी बात एक रात की। अच्छा। अ, कविता का शीर्षक है नीला तुम बिल्कुल वैसी हो। नीला वहीदा जी का किरदार था इसमें, और हम्म। कविता देवानंद जी का किरदार जो था वो कह रहा है। खुले बाल नीचे से बंधे हुए, खुले बाल नीचे से बंधे हुए, जैसे कर्फ्यू में थोड़ी सी छूट मिली हो। वाह। तनी हुई भौहें, ठहरी हुई आंखें, जैसे पुतलियों को कोई सजा मिली हो। स्याह साड़ी और आजाद बाल, जैसे अमावस से मिलने घटा चली हो। सिर पर इल्जाम, कानून का पहरा, जैसे सलाखों में उलझी अपराजिता खिली हो। ये कविता की कुछ प्रारंभिक पंक्तियां थी आ, बात एक रात की फिल्म से। अच्छा। आ, अगली है साहब बीबी और गुलाम। वाह वाह। आ, मेरी सारी फेवरेट है। कभी सुनहरी धूप कभी बर्फीली हवा, कभी सुनहरी धूप कभी बर्फीली हवा, ऐसी थी साहब बीबी गुलाम की जबा। जबा वहीदा जी का कैरेक्टर था इसमें। हम्म। और कविता कह रहे हैं जो गुरुदत्त जी का कैरेक्टर था। हम्म। चरमराते जूतों की आवाज पर खिलखिलाकर हंसी जब, चरमराते जूतों की आवाज पर, जब ये गुरुदत्त जी पहली बार मिलते हैं एंट्री, तो हाँ। हाँ, तो बहुत जूतों की चरचर चरचर आवाज होती है, तो ये हम्म। वहीदा रहमान जी बहुत जोर से हंसती हैं, वहां से कविता शुरू होती है। चरमराते जूतों की आवाज पर खिलखिलाकर हंसी जब, ऐसा लगा जैसे गरूर ने सादगी का मजाक उड़ाया हो। वाह। महाराज को आधा पेट खाना देने पर डांटा तो अच्छा लगा कि दिल ने एहसासों को अधूरा सा ही सही पाठ पढ़ाया हो। वाह। सागर पर जैसे लहरें मचलती हो, जिंदगी के बगीचे में हंसी खनकती हो, साड़ी के पल्लू को होठों पर रखकर जोर से हंसना, टेढ़ा मुंह कर बड़ी बड़ी आंखों से तकना, सलीके से बांधा हुआ जूड़ा जैसे किसी ने रात की पोटली बांध दी हो। बंगला साड़ी में तुम जब अंगीठी पर खाना पकाती, दहकते कोयलों में दमकता था चेहरा, जाने कौन सी धुन पर झूमते खुले हुए बाल, ऐसे लगते थे जैसे दिन के कांधे पर झूल रही हो रात। क्या ये बात। जबा के लिए। हाँ जी। क्या बात। दिन अ, के कांधे पर झूल रही हो रात। बहुत खूबसूरत। आपकी उपमाएं भी बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। तो हम हाँ जी, एक सब। उपमाएं थोड़ा सा चुनना, हाँ, ऐसा रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। काफी सुनी सुनाई उपमाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश, हाँ जी, कोशिश ये रहती है। और यही तो आपकी खूबी है कि हर बार आपने बहुत सुंदर रखा, बहुत सुंदर। दिन के कांधे पर झूल रही हो रात, बहुत सुंदर। तो हम आखिरी की तरफ। नहीं, आखिरी तो अभी थोड़ी देर है। आपकी ये 10वीं हुई। 10वीं अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप जी। कहें इजाजत दे तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहिए कहिए। प्रेम पुजारी। अच्छा। प्रेम पुजारी की दृढ़ संकल्पी प्रेमिका, बहुत प्रेरणादायी थी सुमन की भूमिका। सुमन वहीदा जी का किरदार था अच्छा। इसमें। अच्छा। हाँ जी, तो थर्ड पर्सन नरेशन है, मीन्स कविता मेरे मुंह से ही है। बिछो के क्षणों के चारों तरफ, हाँ। आशा और निराशा की टेढ़ी मेढ़ी कच्ची चार दीवारी थी। अच्छा। बिछो के क्षणों के चारों तरफ, आशा और निराशा की टेढ़ी मेढ़ी कच्ची चार दीवारी थी। हम्म। मिट्टी की मुडेर पर उंगली भर मोमबत्ती की तरह जलती,
सुमन नहीं हारी थी। वाह। मिट्टी की मुंडेर पर उंगली भर जलती मोमबत्ती की तरह। वाह मिट्टी की मुडेर पर उंगली भर मोमबत्ती की तरह वाह वाह। जलती सुमन नहीं हारी थी। हम्म। पोरों से खुरच देता है जमी जिस दिल में प्रेम बसा होता है। वाह। पोरों से खुरच देता है जमी जिस दिल में प्रेम बसा होता है। वक्त बह जाता है बन के नमी जब आंखों में इंतजार बसा होता है। उनकी पाती आती है त्योहार हो जाता है। मन में सपनों का अंबार हो जाता है। प्रेम के पुजारी की जोगिन बन बैठी थी। मैं प्रेम रोग की रोगिन बन बैठी थी। ये कविता सुमन के बिहाफ से है। सुमन ही कह रही जी है इस जी कविता को। हाँ जी। जी। तो आपके हर एक कविता में या तो नायक ने या नायिका ने ही ये बातें कही हैं। हाँ जी। जी अगली है 16वां साल। जी। अ, इसका परिचायक मुक्तक है। 16वां साल की अल्लड़ सी लड़की, थोड़ी सी नकचड़ी थोड़ी सी भड़की। और कविता का शीर्षक है लाज। जो वहीदा जी का किरदार था इस फिल्म में, उनका नाम था लाज। हम्म। वो डरी डरी सहमी हुई लड़की, वो डरी डरी सहमी हुई लड़की, जिम्मेदारियों की माला पहने हुई लड़की। वहीदा जी के इसमें 4-5 भाई बहन होते हैं छोटे, और उनकी मदर नहीं होती हैं। हम्म। हाँ जी, तो वो सबसे बड़ी बहन होती हैं। हम्म। तो वो डरी डरी सहमी हुई लड़की, जिम्मेदारियों की माला पहनी हुई लड़की, 16 सावन भीगी नादान सी लड़की, कभी चुलबुली कभी परेशान सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा ओढ़े फिरती थी, दोस्तों संग होती तो मुस्कान नहीं हटती थी, सब कुछ था लेकिन कुछ कमी थी, पिता की लाडली पर माँ नहीं थी। तो ये कविता है। मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि हम्म। ये थोड़ी शॉर्ट है पोयम। जी जी। तो और आखिरी कविता है किताब की 14वीं का चांद फिल्म से। वाह। अ, एक पलड़े में 14वीं का चांद, दूसरे में दोस्ती। अच्छा। एक पलड़े में 14वीं का चांद, दूसरे में दोस्ती, जमीला भी हैरान थी किस्मत क्या क्या सोचती। हम्म। जमीला पहली मुलाकात में किसी पहाड़ी नदी जैसी लगी, चंचल बेपरवाह। फिर निकाह के बाद अलसाई बिस्तर पर लेटी हुई, जैसे ताजे खिले गुलाब पर खूबसूरत तितली पसरी हुई हो, वाह वाह। जैसे सुबह सुबह की धूप खिड़की खुली देखकर चुपके से कमरे में आकर पसर गई हो। वाह। जमीला शायद जानती थी उसका शौहर उसे 14वीं का चांद बुलाएगा। हम्म। अनवर भी जैसे उपमाओं का समुद्र मतलाया था, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कोई नई तुलनाएं कैसे ला पाएगा। तो ये कविता है, और मैंने काफी पढ़ दी है, थोड़ी सी हम्म। शेष है। नहीं नहीं, तो पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। जमीला ने कहा था कुर्बानी दोस्ती को गहरा करती है। जमीला ने कहा था कुर्बानी दोस्ती को गहरा करती है। जितनी गहरी दोस्ती उतनी बड़ी कुर्बानी। उसे कहाँ इल्म था दोस्ती की परख का पारस वही थी। जमीला का 14वीं का चांद होना गुनाह हो गया था। एक के लिए मोहब्बत, दूजे के लिए आह हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस तरह से ये आपकी किताब बनी है। हाँ जी। ठीक। तो इतनी खूबसूरत किताब, और जरूर आपके जानने वालों ने भी सुना होगा इसके बारे में। आपने किस किस प्लेटफॉर्म पर इसे रखा है? अमेजन पे अभी तो होगा ही। अभी तो फिलहाल अमेजोन पर ही है ये, और बाकी शायद विमोचन के बाद कुछ बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और विमोचन इसका है, पुस्तक मेले के अंदर हम कर रहे हैं। पुस्तक मेले में ही हो हाँ रहा है जी। विमोचन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। और भगवान ने चाहा तो मैं मिलूंगी आपसे वहां पर। जरूर देखते हैं। जरूर, आपका स्वागत रहेगा। हमारे पब्लिशर का स्टॉल है वहां पर, पेटल्स पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जी। हरप्रीत मक्कर जी का संचार के नेतृत्व में है ये। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और बहुत अच्छे इंसान हैं।
तो उन्होंने खुद बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लिया है इस किताब के लिए और बहुत जी हाँ, एफर्ट्स भी ये किए हैं। किताब आनी ही चाहिए सबके सामने, हाँ जी। मार्केट में आनी चाहिए। बहुत सुंदर कविताएं हैं आपकी। साथ ही साथ वहीदा जी के विभिन्न चरित्रों को लेकर आपने जो इतना सुंदर ताना बाना बुना है, और अगर अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये पुस्तक के मुख पृष्ठ पर जो इसका बैक कवर है उस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं वहीदा जी जी को बिल्कुल, इरशाद इरशाद, एड्रेस करते हुए। तो सुनाइए। मैं उसमें वो कहना चाहूंगा। मैं श्रद्धा के धागे में शब्द पिरोकर लाया हूँ, सुदामा बन प्रशंसा के मुट्ठी भर तंदुल लाया हूँ, नाम और काम दोनों से जो सच में अनूठी हैं, मैं उसी वहीदा की स्वर्णिम यादें लाया हूँ। अपने अभिनय से कितने चित्रों को सजाया है, नारी के विभिन्न रूपों को चरित्रों में निभाया है, जिस किसी ने भी देखा उसने ही सराहा है, भुलाए ना जो भूलेंगे वो 12 किरदार लाया हूँ। बहुत खूब, जी, बहुत खूब, मजा आ गया। बहुत आभार। और अगर आप चाहते तो इसको और भी बढ़ा बढ़ा सकते थे थोड़ा और, क्योंकि उनकी तो हर फिल्म एक से एक रही है। नहीं, एक्चुअली ये ना जो मुख पृष्ठ पर है, जो बैक कवर होता है जी पीछे का, जी उस पर ये 8 पंक्तियां लिखी हुई हैं। जी। तो उसमें थोड़ा सा जगह का देखना पड़ता है। हालांकि ये बहुत लंबा था उसका, तो पब्लिशर हमारे बोले कि इस पर ये आएगा नहीं, तो उसको थोड़ा सा हमने संक्षिप्त किया है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। लेकिन बहुत सुंदर लगा। और आपका ये प्रयास सचमुच अतुलनीय भी है, और अद्वितीय भी है, और बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। तो बहुत गौरव जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी। आपकी जी आपकी इतनी सुंदर कविताओं के लिए हम सब आपको फिर से एक बार बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि आपकी ये पुस्तक जरूर ही बाजार में भी आएगी, वहीदा जी को भी मिलेगी, और सभी पाठकों को भी बहुत पसंद आएगी, जिससे आपको आपके भविष्य में भी देवानंद साहब या जिनको भी आप चाहते हैं उनके ऊपर भी आपको लिखने की प्रेरणा आपसे जरूर जल्दी ही कुछ लिखवा भी ले। बहुत अ, धन्यवाद आपका। जी जी। अ, इसके साथ ही हम अब धीरे धीरे अपने कार्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं। तो गौरव जी, मैं हमेशा ही चाहूंगी कि आपने जब, चलिए ये तो वहीदा जी का किरदार लेके आपने लिखा, लेकिन जब आपने हिंदी में लिखना शुरू कर ही दिया है, तो आशा करती हूँ आप और और भी विषयों पर अब धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे। तो क्या हाँ, कहते हैं मैं आप इस जरूर बारे में? कोशिश करूंगा। हालांकि अभी तो मेरा एक इंग्लिश नॉवल ही थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, वो लगभग फर्स्ट ड्राफ्ट उसका कंप्लीट होने वाला है, तो अभी तो वो हिंदी में ही है। कुछ लघु कहानियां हिंदी में है मेरे पास, वो जी, अभी उन पर भी काम करना है। तो अगली किताब शायद वही हो, इंग्लिश नॉवल के बाद। ठीक है। तो हाँ, कभी तो लिखेंगे और कविताएं भी। कविताएं तो मैं लिखता ही रहता हूँ, जी, बट तो वही काव्य हम कह संग्रह ये रहे पहले हैं। आया। हाँ जी। नहीं, आगे पीछे की बात नहीं कर रही मैं। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि हम चाहते हैं कि भविष्य में आप और विषयों पर भी कविताएं लिखें। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहा तो हमारी होगा ये। सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ जी। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। हालांकि अ, मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगी कि आप गौरव शर्मा जी की ये बुक, ये किताब वहीदा, इस नाम से आप इसको अमेजन पर भी खरीदें, और इनकी पुस्तक का मजा उठाएं, जिससे हमारे कवि जो हैं ये आगे भी कुछ और करने का भी सोचें, उनको प्रेरणा मिले। तो इसी बात के साथ मैं आज गौरव जी से विदा लेती हूँ। गौरव जी, आपका बहुत बहुत पुनः एक बार आभार। बहुत आभार आपका भी रंजना जी, मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का, और श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े प्रेम से सुना। किताब पढ़िएगा। वहीदा जी के लिए आपका प्रेम शायद इस किताब के माध्यम से उन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तो नमस्कार। और नमस्कार। श्रोताओं, देखिए आज कितना खूबसूरत कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आई। ये एक नया प्रयोग मुझे लगा था, और जब मुझे लगा कि ये
हमारे श्रोताओं के सामने आना चाहिए। तो उसी बात को अपने मन में रखते हुए आज का ये कार्यक्रम मैंने पेश किया और अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, जिससे मैं अगली बार कुछ और नए कवियों को ला सकूं। हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, ये कार्यक्रम हमारे लिए एक स्पेशल शो था जो हम आज के स्पेशल दिन पर लाना चाहते थे। इसलिए मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अब शुभ रात्रि, नमस्कार।